हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है फिजिक्स मंत्रा। जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन बताया था कि आने वाले समय में आपको छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स मिलने वाली है 10 मिनट 15 मिनट, जिसे देख करके आप अपने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। साथ में अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी कहीं गड़बड़ है तो उसमें जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में जो छोटी छोटी गांठें रह जा रही होंगी टॉपिक को लेकर के, वो क्लियर होती चली जाए। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स पे बनती चली जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं फिजिक्स मंत्रा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किन किन टॉपिक्स पे फिजिक्स मंत्रा चाहते हैं, ताकि आपको उन्हीं टॉपिक्स पे बना करके मैं आगे की सारी वीडियोज़ देता जाऊँ। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमैटिक्स इक्वेशन। राइट, आज मैं बात करने वाला हूँ काइनेमैटिक्स में वन डायमेंशन मोशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किस जगह लगाया जाता है, किस जगह नहीं लगाया जाता है, उस पर बात करने वाले हैं। तो आपने ज़रूर वन डायमेंशन मोशन पढ़ रखा होगा। क्लियर, वन डायमेंशन मोशन जो है, वन डायमेंशन मोशन जब आप पढ़ते हैं यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशन मोशन कह लीजिए या स्ट्रेट लाइन मोशन कह लीजिए। वन डायमेंशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन को अगर आप देखते हैं तो उसके जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो आपको 3 कैटेगरी मिलने वाले हैं। कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरीज। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं होगी। एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें बॉडी के पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, यानी बॉडी मूव कर रही होगी और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, या मैं ये भी कह सकता हूं स्पीड नहीं बदल रही होगी। ठीक है। दूसरा, जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। और तीसरा, जब आपके पास में एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाता है, वेलोसिटी तो वेरिएबल होती है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। एक और कैटेगरी बनती है जहां पर हमारे पास सीधे मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है, तो मैं बताता हूं इसको अभी आपको। तो फिलहाल 3 कैटेगरी आपके समझ में आती है। अगर v कांस्टेंट हुआ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी फॉर्मूला हो वो यहां लगा देते हैं। क्लियर। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जैसे कोई बॉडी को हम ग्रेविटी में गिराएं, कोई ऐसी बॉडी है जिस उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी करा दें, यानी बॉडी को छोड़ दे, फेंक दे, ग्रेविटेशनल फोर्स के असर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वो वन डायमेंशन मोशन करे। क्लियर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा वहां पर भाई और बहनों 3 इक्वेशन चलती हैं। v बराबर में u प्लस a डेल्टा टी, s इज इक्वल टू में u डेल्टा टी प्लस हाफ a डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। एक और फॉर्मूला होता है जो बनाया जाता है और वो फॉर्मूला क्या होता है? sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। राइट। और तीसरा, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, इन दैट केस आपके पास में एक ही रास्ता बचता है, वो है मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। मैथमेटिक्स में सहारा लेने का मतलब क्या है? आपको डिफरेंशिएशन के पास जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो ये एक कैटेगरी होती है क्वेश्चन की। राइट, जहां पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, ग्राफ का इस्तेमाल होगा। ठीक है। एक कैटेगरी है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, और एक कैटेगरी है जहां इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा। मैं आपसे बात करने वाला हूं इसके बारे में, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। इन फॉर्मूला को जब आप यूज करते हो तो आप कैसे यूज करते हो, आप कैसे ये बात समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला यहां इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। ध्यान से समझिए। जब आपको इन इक्वेशंस को लगाना होता है तो आपको ये तय करना पड़ता है कि आप मोशन को किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच पढ़ रहे हो। वेरी फर्स्ट थिंग, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक। आप
क्वेश्चन के अंदर चाहे कोई भी घटना घट रही हो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने बॉडी को फेंका ऊपर, बॉडी ऊपर गई, फिर बॉडी नीचे आई। अब इसके बीच में बॉडी की बहुत सी सिचुएशन दिख रही ना आपको, बहुत सी सिचुएशन हो सकती है, यहां जाके रुकी होगी, ठीक है, फिर यहां ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आपको दिखती। आप कहां से कहां पढ़ना चाहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक बात है। जैसे आप यहां से लेकर के यहां तक पढ़ना चाहते हो तो ये इनिशियल ये फाइनल, यहां से यहां तक पढ़ना चाहते हो ये इनिशियल ये फाइनल, यहां से यहां तक पढ़ना चाहते हो ये इनिशियल ये फाइनल, यहां से यहां तक पढ़ना चाहते हो ये इनिशियल ये फाइनल, कोई कहीं से कहीं भी पढ़िए। तो इक्वेशंस लगाने के लिए ये आपका कॉमन सेंस है कि आप तय करते हैं किस बिंदु से किस बिंदु तक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ये हम तय करेंगे कि इक्वेशन लगाना है तो हम इनिशियल किसे ले, फाइनल किसे ले। मिसाल के तौर पे कोई बॉडी जा रही है, जा करके वापस आ रही है, अब हमको यहां पर वेलोसिटी पता है, यहां पर वेलोसिटी पता करना है और फिर यहां पर वेलोसिटी पता करना है या कुछ भी, तो आप इसको और इसको लेकर के पढ़ सकते हो इनिशियल फाइनल, और यहां पढ़ सकते हो इसको लेकर ये इनिशियल ये फाइनल। मर्जी आपकी है, जैसी जरूरत जैसा सिचुएशन उसी हिसाब से हम इनिशियल और फाइनल को तय करते हैं। अब जब आप इनिशियल और फाइनल तय कर लोगे, राइट, तो आपका कई चीज तय हो गया। पहला क्या तय हो गया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये तय हो गया। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तय हो गई, जहां पर आपने इनिशियल लिया इनिशियल और फाइनल लिया फाइनल। दूसरा क्या तय हो गया, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, अगर आपने ये इनिशियल लिया है, ये इनिशियल लिया है और ये फाइनल लिया है, तो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। वो दुनिया घूम के आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तब तो बात ही अलग है, तब तो कहानी ही अलग है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है आपको यहां पर एस लेना है। एस इज द डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी, डायरेक्शन भी उसका इनिशियल से फाइनल की तरफ होने वाला है। ठीक है, क्लियर? तो ये एक बात हो गई जो मैंने आपसे करी भाई और बहनों। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी समझ में आ गई। टाइम इंटरवल, देखो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है टाइम इंटरवल को लेकर के। देखो इंस्टेंट एक अलग बात है, इंस्टेंट एक अलग बात है और टाइम इंटरवल एक अलग बात है। समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूले में टाइम इंटरवल इस्तेमाल होता है, इंस्टेंट नहीं। आइए समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या हुआ कि कोई बॉडी गई और जा करके वापस आई, ठीक, यहां पर उसकी कुछ वेलोसिटी थी, अपना जा रही थी, यहां गई और यहां आई, अपना मान लीजिए ये t बराबर 0 था, ये t बराबर 4 सेकेंड था और ये t बराबर 9 सेकेंड था। अगर आपने यहां से यहां के बीच में पढ़ा तो टाइम इंटरवल कितना आएगा, 4 सेकेंड। ये इनिशियल और ये फाइनल हुआ। अगर आपने यहां और यहां के बीच में पढ़ा तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 9 में से 4 घटा दोगे 5 सेकेंड आएगा। समझ में आ रहा है? इंस्टेंट एक अलग बात है और इंटरवल एक अलग बात है। अगर आप यहां से यहां के बीच में पढ़ रहे हो, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इंटरवल कितना आएगा, 9 सेकेंड आएगा। क्लियर है? तो यहां जो इक्वेशन आप बनाते हो, इक्वेशन जो लिखते हो, वो इंस्टेंट यूज नहीं होता है, यहां टाइम इंटरवल यूज होता है। एक्सेलरेशन समझ में आता ही है, इनिशियल फाइनल समझ में आ गया। यहां एक नया टर्म ये एसएन क्या बना है, एसएन होता है एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 5वां, 6वां, 9th, 6th, 4th, 3rd एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये होता है। उसके बाद यहां पर एक और जो समस्या आती है इन इक्वेशन के लिए, वो है साइन। साइन की प्रॉब्लम होती। देखो साइन के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन के लिए आप इनिशियल वेलोसिटी को रेफरेंस ले लो, जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है सब प्लस ले लेना, और जो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है वो माइनस ले लेना। इनिशियल वेलोसिटी को रेफरेंस ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है प्लस, और जो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है वो माइनस। एक एग्जांपल से समझा देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए फट से यहां पर मान लीजिए कि एक बॉडी है, उसको फेंका गया
और ये u है, ये गई 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 गई, और ये आई नीचे आई, यहां तक हम पढ़ रहे हैं। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे की तरफ है, हमको दुनिया नहीं देखनी है कहां थी और कहां है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस। अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन वाला ले लो, वो भी नीचे है, वो भी माइनस। फाइनल वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो माइनस। यानी u के रिस्पेक्ट में ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो जब आप इक्वेशन लगाओगे तो आपको ध्यान देना है इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। आप इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को देख लो, उसके डायरेक्शन में जो कुछ है प्लस और उसके अपोजिट है जो कुछ वो माइनस। ठीक। एक बात और याद रखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सबका साइन प्लस ही आएगा, किसी का साइन माइनस नहीं आने वाला। राइट, सबका साइन प्लस आएगा, माइनस नहीं आने वाला। क्लियर? राइट। तो ये बहुत क्लियर कट बात आपको रखना है। हमारा इनिशियल पॉइंट कौन है, फाइनल पॉइंट कौन है, डायरेक्शन कौन है, किसके बीच में लगा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर आप 2 बार फार्मूला लगा सकते हो, 2 बार इक्वेशन लगा सकते हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन एक जगह लग रही हो, एक जगह ये लग रहा हो। क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सब डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि भाइयों और बहनों मोशन कैसा है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन में भी हमको पता चल जाए। मैं यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जिससे क्लियर होगा। राइट, मैंने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन लिया है और नीट का क्वेश्चन लिया है, ताकि मैं आपको ठीक ढंग से समझा सकूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर, अभी वो भी आ जाएगा आपके सामने, मैं कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए 1 डायमेंशन मोशन के जब क्वेश्चन की बात आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन समझते नहीं है। और जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें इक्वेशन और मोशन लगाना या कुछ करना कैसे कर पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब इसके आप क्वेश्चन करते हैं तो ये स्टेप याद रखिए। स्टेप नंबर 1, आपको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। एंड अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरा स्टेप आपको विजुअलाइजेशन करना, विजुअलाइजेशन, उस घटना को अपने सामने विजुअलाइज करना है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आप इक्वेशन सही लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए बोर्ड, जब आप एकेडमिक में पढ़ रहे थे, 11th क्लास की पढ़ाई अलग होती है। 11th क्लास में सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब कंपटीशन में आप जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस अतरंगी होते हैं, वहां आपको समझना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को विजुअलाइज करना। लैंग्वेज सही से समझनी होगी। लैंग्वेज का मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी जानने वाले लोग लैंग्वेज सही से समझते हैं। आप हिंदी जानते होंगे लेकिन सबकी बात समझ थोड़ी पाते हैं आप। बात समझना एक अलग बात है और भाषा को समझना बिल्कुल अलग बात है। आप लैंग्वेज जानते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो लिखा है उसको समझ रहे हैं। ठीक, समझने के लिए बहुत जरूरी है लैंग्वेज आना और ध्यान देना। ये 2 काम जरूर करिए कि क्या कह रहा है, और समझने के साथ साथ की प्रक्रिया है विजुअलाइजेशन। साथ साथ आप अपनी विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को जारी रखिए। जैसे कोई आपको स्टोरी सुनाता है, कोई कहानी सुनाता है ना कि मेरे घर में एक ऐसे नीम का पेड़ है, इतना दूर जाके तालाब, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही होती है। वैसे ही आपको इस क्वेश्चन के साथ पिक्चर बनाने की जरूरत है। और इवन ये जो फंडा है वो यहां लागू नहीं होता, वो किसी भी क्वेश्चन में लागू होता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है कि आप अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज ये दोनों साइमल्टेनियस करें, और ये करें तभी काम चलेगा। आइए हम लोग इसी बात पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कहता अ मैन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 22.5 किलोमीटर अवे। अब आपको कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से मार्केट जा रहा है, अपने घर से मार्केट जा रहा है, कितने किलोमीटर? 2.5 किलोमीटर। तो फौरन इमेज में ना चाहिए, घर मार्केट 2.5 किलोमीटर। ठीक, विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पर लिखा विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक इस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है भाई और बहन।
कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, देखता है कि मार्केट बंद है, ही स्टैंडली टर्न्स एंड वॉक बैक विद स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी वापसी में भी वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड है। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ 40 मिनट, उसका एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिंपल फार्मूला कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हमको समझ में यह आ गया कि यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। यह है घर और यह है मार्केट। घर और मार्केट के बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2.5 किलोमीटर। ठीक, अब वो आदमी यहां से निकला, वो आदमी यहां से जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। 40 मिनट में उसको एवरेज स्पीड चाहिए। तो जरा देखो 40 मिनट बाद मार्केट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मार्केट पहुंचने का टाइम क्या लगेगा? समय बराबर में दूरी बट्टा चाल, दूरी 2.5 और चाल 5, कितना आ गया? 0.5 आवर। 0.5 आवर का मतलब 30 मिनट, यानी वो 30 मिनट में यहां पहुंच गया। जब यहां से चला था t बराबर मान लीजिए 0 था, जब यहां पहुंचा तो t बराबर 30 मिनट, और हमको कितनी देर तक पढ़ना है? 40 मिनट तक, यानी उसको वापसी कराना पड़ेगा हमें। 30 मिनट यहां, t बराबर 10 मिनट, 40 मिनट हो गया, यानी 30 से 40 के बीच में कितने का इंटरवल है? 10 मिनट का इंटरवल है। यहां गया, घर से मार्केट 2.5 किलोमीटर, वापसी किया, वापसी कितना चला हमको पता नहीं है, मान लो x चला, वापसी वो x चला, गया 2.5 किलोमीटर 2.5 और वापसी x किया। अब ये दूरी कितना है ये निकाल लेते हैं। दूरी, तो दूरी कैसे निकलेगी? दूरी बराबर में चाल गुणे समय। चाल कितना है? 7.5 और समय कितना है? 10 मिनट। मिनट को घंटे में बदल लो, ठीक है? तो 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, 5/4 किलोमीटर। और तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दें। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्लस में 5/4 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है? 40 मिनट। 40 मिनट को घंटे में बदल लो, 40/60 आ जाएगा आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगी। कैसे पता चला मुझे? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। ऐसा हो सकता है कहीं ना लिखा हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी, वो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, राइट? आई होप आप ये पहला क्वेश्चन समझ रहे होंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एससी वर्मा का है, एससीबी, राइट? कहता पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ड्रॉपिंग बॉल रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। एक आदमी बिल्डिंग के टॉप पर बैठ करके रेगुलर इंटरवल पे बॉल गिरा रहा है 1 सेकेंड के, यानी टक टक टक। अब इमेजिन बन गया ना, बिल्डिंग गिरा रहा है। ड्रॉप करने का मतलब रेस्ट से छोड़ेगा। समझ में आ गया? फाइंड द पोजीशंस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन 6th बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। सिंपल सी बात है, बिल्डिंग बनाओ। ये रही बिल्डिंग। बिल्डिंग से कहता है कि जब 6वीं बॉल गिराने वाले हैं हम, तो 3री, 4थी और 5वीं बॉल कहां होगी? अरे भैया 1-1 सेकंड का अंतर है, इसमें 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो इसको गिरे हुए कितना सेकंड हो गया? 3 सेकंड। इसको गिरे हुए कितना सेकंड हो गया? 2 सेकंड। और इसको गिरे हुए कितना सेकंड हो गया? 1 सेकंड। अब अगर आप जरा गौर करें तो भैया इसकी हाइट मान लो h3, इसकी हाइट मान लो h2 और इसकी हाइट मान लो h2 नहीं h4 कर लो, और इसको कर लो h5। ठीक, अगर किसी बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट होगा, और ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब सब कुछ प्लस। इनिशियल वेलोसिटी 0, सब कुछ प्लस। सिंपल। सबसे पहले मैं थर्ड बॉल के लिए पढ़ता हूं h3, h बराबर में ut, u तो 0 हो गया, प्लस में हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर, t कितना है? 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 45 मीटर।
क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से चौथे बॉल के लिए देखो, H4 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर, t का मतलब कितना हो गया 2 का स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 20 मीटर। सही जा रहे हैं? और H5 यहां पर देखो 1 सेकंड का है ना, 0 प्लस में हाफ g की वैल्यू 10 और t का मतलब 1 का स्क्वायर, फ्रॉम हियर यू गेट 5 मीटर। समझ में आ गया आपके? मेरे कहने का मतलब है आपने क्वेश्चन पढ़ा, अंदाजा लगा लिया सारी चीजों का। अगर आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड और विजुअलाइज नहीं करेंगे तो 1D का इक्वेशन लेकर के घूमते रहिए, क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक, फिर कहेंगे कि आता सब है, थ्योरी एकदम क्लियर है, न्यूमेरिकल में दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, आप में भी कोई दिक्कत नहीं, आपको आता सब है, बस आप उसको सही डायरेक्शन में नहीं डाल रहे हैं। डायरेक्शन सही डालिए उसकी। आइए, ये भी एक IIT JEE का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है IIT JEE का। आइए देखते हैं। कहता है कार starting from rest accelerate at the rate f through the distance s, then continues with constant speed for the time t and then decelerates f by 2 and comes to rest, then total distance traveled is 15 s। then कहता है कि एक कार रेस्ट से चलना शुरू करती है, यानी ये कार ले लो, इनिशियल वेलोसिटी 0 यहां पर, फिर वो कहता है कि किसी रेट से एक्सेलरेट होती है और वो रेट ऑफ एक्सेलरेशन f है। जब वो एक्सेलरेट होगी तो कुछ ना कुछ स्पीड आ गई होगी, मान लो v। फिर कहता है कि वो इसी कांस्टेंट स्पीड से कुछ इंटरवल चलती है, डेल्टा टी जो कि t के बराबर है, इसी कांस्टेंट स्पीड से चलती रही। फिर ये रिटार्ड हुई, आपकी रिटार्डेशन f/2 का आया और अंततः जाकर के रुक गई। क्लियर? अंततः जाके रुक गई। ये 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में टाइम नहीं बताया, न दूरी बताई। दूसरे हिस्से में कितना बताया? पहले हिस्से में दूरी बताई है। पहले हिस्से में दूरी है, दूरी s है, ये दे रखा है इन्होंने। देखो, एक्सेलरेट एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस, ये पहले में दूरी दे रखा है ना, इसमें दूरी बताई और एक्सेलरेशन नहीं है तो दूरी नहीं बताई है, टाइम बताया है। यहां ना दूरी बताई और ना ही टाइम बताया। ठीक, आपको बताना है एस, एफ और टी में क्या रिलेशन है। अच्छा, ये जो है इसके बीच की जो दूरी है, दैट डिस्टेंस इज टोटल 15s। समझ में आ गया? एस में एफ और टी में अंतर है। अगर टी इक्वेशन आंसर में आ रहा है तो जाहिर सी बात है हमको ये वाला पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? x2 बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी हमको दूरी चाहिए, ये चाल भी चाहिए और समय आपको पता है t। ठीक है, आओ शुरू करते हैं पहले इक्वेशन से। पहले इक्वेशन में देखो, ये s है ना, ये s है। ठीक, 0 से v गया है, s दूरी है। यहां पर एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सब कुछ प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2fs। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट के लिए पढ़ो, तीसरे पार्ट के लिए पढ़ने जा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v स्क्वायर माइनस 2f/2 इंटू में हमको नहीं पता x3 क्या है। ठीक, तो 2 कैंसिल हो गया, fx3 बराबर में कितना आ गया v स्क्वायर। तो यहां से भाई और बहनों fx3 थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। fx3 बराबर में क्या आ जाएगा, जल्दी से बता। fx3 बराबर में क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। v स्क्वायर कितने के बराबर है? 2fs। तो ff कैंसिल हो गया, x3 बराबर कितना आ गया? 2s। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये x3 कितने के बराबर आ गया? 2s के बराबर, और ये कितना है? s और 2s हो गया 3s। 15s में से 3s घटाइए, कितना आ गया? 12s। ये 12s आ गया, बिल्कुल 12s आ गया। x2 हमारा आ चुका है 12s। v, यहां से v चाहो तो देख सकते हो, v बराबर में √2fs होगा कि नहीं होगा? तो आपने v भी निकाल लिया और x2 भी निकाल लिया, उठा के यहां रख दीजिए। 12s बराबर में v की वैल्यू √2fs इंटू में t। यस और नो? इसको सॉल्व करिएगा, स्क्वायर करके काटिएगा, आंसर आ जाएगा 1/72 ft स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर हो गया आप सबको? कोई समस्या की बात नहीं। राइट, चलिए
इसके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड इंटरवल, ये 5वां क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, ठीक है। कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, यही क्वेश्चन है जो आपके यहां इस बार आया था, ठीक, इसे भी देख लेते हैं। A ball is thrown vertically downward with a velocity 20 meter per second from the top of a water. It hits the ground, top of the tower होगा. It hits the ground after some time with velocity 80 meter per second. The height of the tower is, देखो टावर से, एक टावर है और ये जमीन है, बहुत सिंपल, कितने से फेंका गया? 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं, डाउनवर्ड, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। और जब वो जमीन से टकराता है तो 80 मीटर पर सेकंड से टकराता है, 80 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल स्पीड मान लो, ये इनिशियल स्पीड मान लो, ठीक है भाई और बहनों। और हमको हाइट बताना है, h, सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फाइनल वेलोसिटी भी नीचे, और एक्सेलरेशन भी नीचे ही की ओर आएगा। तो जब सब नीचे है तो सबका सब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2g और ये हाइट h, ये सर नो। यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये आएगा 6400 और यहां से इसको 20h लिख देते हैं और 6400 आएगा, 6400 माइनस में 400, तो यहां से आएगा 6000 और यहां आएगा 20h, यस और नो, 0 ये कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू आ गया 300 मीटर, यस और नो। तो टावर की हाइट कितनी आ गई है? 300 मीटर आ गई है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां से कहां फॉर्मूला लगा रहे हैं, और इसके लिए आपको और ढेर सारे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बस ध्यान रखें, अंडरस्टैंड और विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो शायद थोड़ी 15 से 20 मिनट की हो गई है, 20-25 मिनट की हो गई है, तो आगे मैं और इस वीडियो को शॉर्ट करके अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए आप किन किन टॉपिक्स पे फिजिक्स में अंतरा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।